Hello everyone, in this video we are going to learn photosynthesis in a very fast track. ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट आया था जिसमें आधा लीफ लिया था हमने। ठीक है, उसको कुछ पार्ट को ब्लैक पेपर से मैंने कवर कर दिया था। ठीक है, ऐसा एक लीव लिया तो उसको फिर ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो देखा गया कि जिस पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट थी वो ग्रीन पार्ट था जो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट थी। तो हमने जब आयोडीन टेस्ट किया तो मुझे आयोडीन ब्लू कलर मिल गया, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में स्टार्च हो तो फोटोसिंथेसिस होगी, तो यहाँ पे नहीं होगी। डन। उसके बाद आता है मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि हमें ये लेना है एक टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे KOH रखा हुआ है। ठीक है, अब KOH में डाल के कॉटन रखी हुई है जो कि CO2 को सारा घेर लेगी। यहाँ पे मैंने एक लीफ रखा जो कि आधा एयर पे एक्सपोज्ड है और आधा टेस्ट ट्यूब के अंदर है। जो टेस्ट ट्यूब के बाहर है, जो मतलब आपकी एयर से एक्सपोज्ड है, ठीक है, वो स्टार्च बना पाया, पर ये अंदर वाला लीफ स्टार्च नहीं बना पाया। एयर क्यों बना पाया? तो एयर प्रेजेंट थी, एयर में क्या था? CO2, बिकॉज इसका CO2 एब्जॉर्ब हो चुका था, इसका CO2 एब्जॉर्ब नहीं हुआ था। तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अभी तक हमें पता लग गया मोल हाफ लीफ से कि CO2, और वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि लाइट भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास जोसेफ प्रीस्ले। प्रीस्ले अंकल ने हमें ये बताया, उन्होंने ये बीकर लिया, ये बीकर लिया, ये बीकर लिया, ये बीकर लिया। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये एक कैंडल है, जल रही है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है। ठीक है, उन्होंने लिया चूहा, ये भी चूहा, ये भी चूहा, ये भी चूहा। तो उन्होंने ये देखा, क्या देखा उन्होंने कि कैंडल जल रही थी, चूहा जी रहा था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, कैंडल भी जल रही थी, धुआं हो रहा था, ये भी CO2 छोड़ रहा था, यहाँ पे सब कुछ गैसेस इकट्ठी हो गई, इस करके आपका चूहा मर गया, कैंडल बुझ गई। ठीक है, कैंडल बुझ गई, चूहा मर गया। पर अगर यहाँ पे मैं एक पौधा रख दूँ तो यहाँ ऑक्सीजन देगा, ये भी जिंदा रहेगा और ये इसकी CO2 ले लेगा, तो एक इकोसिस्टम बन गया। इस इकोसिस्टम से चूहा जी पाया, तो चूहा हमारा लिविंग रहा। तो प्रीस्टले के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब एयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, बाद में ये 1770 में हुआ था एक्सपेरिमेंट। 1774 में 4 साल बाद पता लगा कि जो गैस की हम एयर की बात कर रहे हैं वो ऑक्सीजन ही है। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट जो प्रीस्ले ने किया था यही आपके इंजन हाउस ने किया। ठीक है, इंजन हाउस ने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट को एक बार सनलाइट में किया, एक बार किया डार्क में, एक बार सनलाइट में किया, डार्क में किया। तो उन्हों को जो एक्सपेरिमेंट से मिला कि सनलाइट में तो माउस जो था आपका वो जी गया, और आपका ये जो माउस था डार्क में आपका ये माउस मर गया। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ क्या हुआ कि सनलाइट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेसेस, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में जो फाउल एयर है वो रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, इंजन हाउस ने जो आपका एक एक्वेटिक प्लांट पे भी एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्वेटिक प्लांट का नाम था हाइड्रिला। ठीक है, हाइड्रिला पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, देखा कुछ बबल्स मिल रहे थे, बाद में पता लगा वो बबल्स किस चीज़ के हैं, आपके ऑक्सीजन के बबल्स हैं। फिर आए हमारे पास सैक, जूलियस वॉन सैक्स। इन्होंने 1854 के अंदर इतना प्रूफ कर दिया कि जो आपका ग्लूकोज है वो जो स्टोर होता है वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, इतना ही प्रूफ किया उन्होंने, और ये कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। डन। उसके बाद आते हैं हमारे पास एंजलमैन, TW एंजलमैन। इन्होंने बताया कि उन्होंने एक प्रिज्म लिया, लाइट स्प्लिटिंग वगैरह करी, ठीक है, ग्रीन एल्गी यूज़ करी। ठीक है, ग्रीन एल्गी जिसका नाम था क्लेडोफोरा। क्या नाम था उसका?
क्लैडोफोरा। ठीक है, क्लैडोफोरा उन्होंने जब यूज़ किया तो वहाँ से पता लगा कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के अंदर ही पाए जाते हैं, जो कि ब्लू से लेकर रेड, ब्लू और रेड में ही पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ ब्लू रेड होगा वहीं वहीं आपकी साइट होगी O2 के एवोल्यूशन की। ठीक है, चलिए, पहला एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब इन्होंने ही बताया था, किसने? आपके एंजल मैन ने। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कार्ल्स वॉन नील। इन अंकल ने बताया कि जो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया हैं, जो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया है, इनके लिए जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट डिपेंडेंट होती है। मतलब कि जो एक पर्टिकुलर कंपाउंड, मान लो यहाँ पे ए कंपाउंड है, ऐसे लिखते हैं H2A था। ए आपका ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ से ए कंपाउंड अलग हो जाएगा, CH2 कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो प्रूफ क्या करना था उनको बेसिकली कि जो ए कंपाउंड है O है या फिर S है। अगर O लेते हैं तो ये आपका यहाँ पे ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, है ना। और अगर H2S लेंगे हाइड्रोजन डोनर की तरह तो आपको यहाँ पे सल्फर या सल्फेट की फॉर्म में कुछ मिलेगा, हाँ या ना। तो बाद में ये प्रूफ हुआ कि जो ऑक्सीजन ग्रीन प्लांट्स के पास आता है वो पानी से आता है, या मतलब यहाँ पे O से आता है, S से नहीं आता। मतलब CO2 से ऑक्सीजन नहीं आता, किससे ऑक्सीजन आता है? H2O से आपको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन पक्का, इसको प्रूफ किसने किया? ऑक्सीजन की पानी से ही आएगा। इसको रेडियो आइसोटॉपी से प्रूफ किया हमारे भैया रूबन ने और भैया कमन ने, रूबन एंड कमन। इन्होंने प्रूफ कर दिया था O18 लेकर। ठीक है, सो विद अ वेरी गुड स्पीड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक है कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? तो सबसे पहले हम याद करते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। मीजोफिल सेल याद आया? मीजोफिल सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तुम्हारे मीजोफिल सेल्स की ऐसे वॉल्स के साथ लाइंड होते हैं, अलाइंड होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लैट सरफेस है अगर तो वो परपेंडिकुलर है तो वो हाई इंटेंसिटी का होगा। मतलब क्लोरोप्लास्ट और मीजोफिल ऐसे पड़े हैं तो हाई इंटेंसिटी आएगी, अगर दोनों ऐसे हैं तो लो इंटेंसिटी की लाइट आएगी। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर। चलो, अब हमें पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। बेसिकली हम ये राइबोसोम वाले चैप्टर में पढ़ लेते हैं, पर फिर भी आपको डिटेल थोड़ा बता देते हैं। इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद 1 ग्रेना, 2 ग्रेना, 3 ग्रेना, 4 ग्रेना, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, जिसमें से अगर एक की बात करूं, एक को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, थाइलाकॉइड के ग्रुप को हम बोलते हैं ग्रेना या फिर इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आपस में जुड़े होते हैं विद अ ट्यूब नोन एज स्ट्रोमा लैमेले। ये सारा यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, इतना इनफ है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हमें जो जानना है बेसिकली ATP NADH कहाँ बनता है। तो ये जो आपका स्ट्रोमा है, ये सेम कलर क्या, चलो, ये जो आपका स्ट्रोमा है यहीं पे होता है डार्क रिएक्शन। क्या होता है स्ट्रोमा में? डार्क रिएक्शन होता है, जिसको हम कार्बन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे तुम्हारी शुगर बहुत सारे एंजाइम्स की प्रेजेंस में स्टार्च बनाती है। ठीक है, स्ट्रोमल लैमेलिस के पास PS1 होता है। PS1 का मतलब है लाइट रिएक्शन होगी। ये थाइलाकॉइड पे भी आपकी लाइट रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन आपकी कहाँ कहाँ हो रही है, सबसे पहले लाइट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले होती है ग्रेनास के अंदर, क्योंकि पहले हमने बात की थाइलाकॉइड के अंदर। थाइलाकॉइड के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रेना और स्ट्रोमल लैमेले। 3 चीज़ें बताई मैंने आपको।
ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके NADPH ATP बनेगा। NADPH की फुल फॉर्म निकोटिनामाइड निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपकी इसकी लेबलिंग भी हो गई है। डार्क रिएक्शन ये नहीं कि डार्क में होगी, बट वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होती है। अब हमारी NCERT में कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं। सबसे पहला कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी। और छोटे, चलिए ये जो मैंने बनाया ब्लू वाला, ये है कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ये ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, देख रहा आपने। ये जो बनाया येलो वाला, येलो है, येलो 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 क्या है आपका, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए। और सबसे हाई पीक किसकी है, क्लोरोफिल बी की, क्योंकि ये क्या एक्सेसरी पिगमेंट है। ठीक है, अब आपको ये समझ आना चाहिए कि ये क्लोरोफिल ए बी की यहाँ पे रेड, जहाँ पे रेड ब्लू है, यहाँ पे रेड ब्लू है, जहाँ आपको रेड या ब्लू लाइट मिलेगी वहीं पे क्लोरोफिल ए और बी की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का रेट किसका ज़्यादा होगा, ये है ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वही ब्लू एंड रेड रीजन में ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट है। तीसरा ग्राफ, इन दोनों को मैं कंपेयर कर रही हूँ, अब देखना, ये क्लोरोफिल ए वाला ग्राफ, ये आपकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वाला ग्राफ है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये एब्जॉर्प्शन देख लो, ये भी इसी रीजन में ज़्यादा हुई है, ये भी इसी रीजन में ज़्यादा हुई है। तो प्रूफ हो गया यहाँ से कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ ज़्यादा होगी, आपकी ब्लू और रेड रीजन में ज़्यादा होगी। आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको कलर करने हैं याद। क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्लू या ग्रीन, क्लोरोफिल बी का होता है येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल्स का कलर होता है येलो, और कैरोटीनॉइड्स का कलर होता है येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है, ये रेंज में आ जाता है। सबसे ज़्यादा पिगमेंट पाया जाने वाला हमारा क्लोरोफिल ए है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए करता है ब्लू रेड रीजन में। क्लोरोफिल ए ही आपका चीफ पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का के साथ जो एसोसिएटेड है। ठीक है, क्लोरोफिल जो बी है, ज़ैंथोफिल्स हैं, जब बाकी सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी की फॉर्म में क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। क्योंकि ये देखो, ये क्लोरोफिल अगर आपका ए है ना, इसकी साइड्स में यहाँ पे एक्सेसरी पिगमेंट्स पड़े हुए हैं, ये बहुत सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स बना दिए मैंने, ये तुम्हारे एक्सेसरी पिगमेंट हैं। ठीक है, ये खुद एक रिएक्शन सेंटर बन के बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक प्राइमरी सेंटर है, लाइट आई, इसने एब्जॉर्ब की, फिर इसके पास गई, डायरेक्ट लाइट नहीं गई, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे एक्साइटेड वगैरह कर देगा। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ कि जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, एक तो ट्रांसफ़र करेंगे एनर्जी, दूसरी आपकी क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से बचा के रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं, जहाँ पे जो आपकी लाइट है उसने एब्जॉर्ब भी होना है, आपके पानी ने टूटना भी है, स्प्लिट भी होना है, ऑक्सीजन ने रिलीज़ भी होना है, ATP NADPH बनना है। जो आपके पिगमेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं और दो तरह के होते हैं, PS होता है 1, एक होता है PS आपका 2। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। जो फोटो सिस्टम 1 होता है आपका,
1 है ज़्यादा है, तो P700 P680 ये इनकी वेवलेंथ्स हैं। ठीक है, पहले ये डिस्कवर हुआ था, तो 1 2 इस ऑर्डर में दे रखा है डिस्कवरी के ऑर्डर में। LHC के अंदर हज़ारों, NCERT 100 बोलती है। ठीक है, 100 ऑफ पिगमेंट्स आते हैं जो कि प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूल्स जो साथ में लगे होंगे एंटीना मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं हम पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को, जो बहुत तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ETS पे। डिज़ाइन अच्छा है पर पसंद, पेज खराब हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम ETS पे चलते हैं। ETS में हमने देखा जो PS2 है वो आपको 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, यानी कि रेड लाइट को देख रहा, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उठाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये अब डिटेल में बता देती हूँ। ये आपका LHC था, इसके ऊपर लाइट आई, लाइट आने से क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, PS2 है। ठीक है, LHC यहाँ पे कौन सा है, PS2। इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ले लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसने लिया, फिर उसने इसको ETS में डाल दिया। ETS में आपके पास प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन सब कुछ आ जाएगा, PC, फिर PQ, फिर आगे। ठीक है, चलिए अब ETS में देने के बाद वो चला गया आपके PS1 के पास। PS1 से वही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ फिर से, और फिर वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, फिर वहाँ से आगे फेरोडॉक्सिन, और आगे भी चेन चलती रही। अब जो हमें जानना है वो कहानी क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आगे गया, यहाँ पे आपके पास NADPH बना, NADPH बना, NADP रिडक्टेज की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, आपके थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है। ETS का ऑर्डर देख लो, PQ, साइटोक्रोम, PC, और साइटोक्रोम जहाँ जहाँ साइटोक्रोम वहाँ वहाँ ATP टूटेगा, जहाँ जहाँ साइटोक्रोम वहाँ वहाँ ATP टूटेगा। ठीक है, PS2 में आपकी PS2 में आपकी वाटर भी स्प्लिट होता है, तो H2O आपका टूटता है हाइड्रोजन में। ठीक है, मान लो 2 पानी लिए थे, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक O2 आपका निकला। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से ही वो इलेक्ट्रॉन था जो एक्साइट हुआ था, और जो घूम फिर के उसके पास हमेशा वापस PS1 के पास वापस आएगा, पर PS2 के पास कभी भी वापस नहीं आएगा। तो हमने जो डायग्राम बनाया था वो कुछ ऐसा जा रहा था, तो इसी का हम क्या बोलते हैं, Z स्कीम, या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। Z शेप क्यों बनी, रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे। जैसे पहले PQ, साइटोक्रोम, PC आ रहा है, यहाँ पे FD आ रहा है, फिर PQ, फिर साइटोक्रोम, फिर PC आएगा, तो ये रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे ही रखे गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं, साइक्लिक वाली, नॉन साइक्लिक तो हमने पढ़ ली। अब साइक्लिक में क्या होने वाला है, वही है इसमें सिर्फ PS1 होगा। 700 है, लाइट आई, ये लाइट आई। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि बना देती, पूरा लिख देती हूँ मैं। ठीक है, इससे उसने भेजा फेरोडॉक्सिन को, वही सेम ऑर्डर है, प्लास्टोक्विनोन को, साइटोक्रोम को, PC को, और यहाँ पे वापस आ जाएगी। साइटोक्रोम पे हमेशा मैंने आपको बताया कि एक ATP रिलीज़ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसके वापस भी आ गए हैं, आ गए 2 इलेक्ट्रॉन वापस। सो दिस इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब दोनों में आपको डिफरेंसेस बता देती हूँ, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के अंदर। ठीक है, नॉन साइक्लिक आपकी थाइलाकॉइड के अंदर होती है, साइक्लिक आपकी स्ट्रोमल लैमेले के ऊपर होती है। कहाँ होती है, स्ट्रोमल लैमेले के ऊपर। तो वहाँ पे PS2 क्यों नहीं आया, क्योंकि स्ट्रोमल लैमेले के पास ना ही PS2 है, ना ही NADPR है, R मतलब रिडक्टेज, तभी तो वो NADPH नहीं बना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने के बाद। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे 1 और 2 दोनों हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 है। O2 यहाँ पे निकली, यस O2, यहाँ पे नो O2। पानी यहाँ आया तो भी O2 आई। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ATP बना, यहाँ पे आपके 2 ATP बने। NADPH यहाँ पे बना, यहाँ पे नहीं बना।
तो नॉन साइक्लिक में आपके पास क्या बना, एक ATP और NADH2, तो 4 ATP हो गए। और साइक्लिक में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ATP ही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि PS1 अकेला फंक्शनल है, स्ट्रोमल लैमेले पे रिएक्शन हो रहा है, तो स्ट्रोमल लैमेले के पास PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंस है, इसकी एब्सेंस है। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन 680 नैनोमीटर के बाद हो सकती है। ठीक है, ग्रेनल लैमेले के पास PS1 PS2 दोनों थे, इसलिए वहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं केमियोस्मोटिक थ्योरी और उसके बाद C3N/C4 साइकिल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, केमियोस्मोटिक थ्योरी से। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।